तो अब आगे आने वाला है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम मतलब अब मास पूरे बॉडी में फैला हुआ होने वाला है। और फिजिक्स में ऐसा जब भी चीज आएंगी कि हमको बहुत बड़े चीज की बहुत बड़े क्वांटिटी का आंसर निकालना है, तो हम हर बार क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है, कौन सा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां भी वैसे ही करने वाले हम। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें आने वाला है आपका अ थिन रॉड। यहां पे एग्जांपल आने वाला है थिन रॉड का। अब थिन रॉड बना लेते हैं, तो थिन रॉड कुछ ऐसी बन जाएंगी। अब थिन मतलब क्या, बहुत बारीक रॉड है। ठीक है, तो इसका लेंथ मान लेते हैं कुछ तो L, तो इसका लेंथ है यहां से यहां तक कितना, L। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से इसकी एक्सिस। तो अब एक्सिस की पोजीशन हम चेंज करते हुए आंसर निकालेंगे। तो पहले मैं एक्सिस ले लेता हूं इसकी, यहां पर इसकी एक्सिस मैं यहां पर रख देता हूं। तो ये जो एक्सिस है, अब इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एक्सिस के अलावा हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी लेंथ तो L हो गई, यहां ओरिजिन है तो यहां कितना आएगा अपना कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, और यहां पे L आ जाएगा एंड पे। तो इसके लिमिट्स आ गए लेंथ के, कहां से कहां तक, 0 to L। अब देखो क्या करना है, पूरे रॉड का हम एक साथ तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा मास लेंगे, यहां पे एक छोटा सा मास लेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, फिर यहां पे एक छोटा सा मास लेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। ऐसे ही कितने बार लेना पड़ेगा छोटे छोटे मासेस, बहुत बार। उसके सिर्फ हम लिमिट्स डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 0 से लेके L तक उसके लिमिट्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो आंसर, ऐसा बार बार करने के बजाय हम क्या करेंगे, एक ही बार करेंगे। ये मैं यहां कुछ एक छोटा सा मास ले लेता हूं, तो ये छोटे से मास का लेंथ भी क्या आएगा, छोटा सा dx। ठीक है, और यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस आएगा x, यहां से यहां तक कुछ तो डिस्टेंस है आपका x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और ये छोटा सा मास लिया मैंने, तो छोटा सा मास क्या लिखूं, dm। क्या यहां तक क्लियर है। अब यहां पे फिर से हमारे वो कंसेप्ट आने वाले हैं डेंसिटी के। तो ये बहुत थिन रॉड है, इसमें सिर्फ लेंथ निकाल सकते हैं हम। तो यहां पर कौन सा डेंसिटी आएगा, लीनियर मास डेंसिटी। उसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। लैम्बडा का फॉर्मूला m/l, और छोटा सा मास छोटी सी लेंथ लिए तो dm/dl, और ये x एक्सिस में तो क्या लिख लूं मैं, dx। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अपन क्या करने वाले, मैं फॉर्मूला लिखता हूं। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr², और अगर बहुत सारे मासेस रहे तो सबका हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं, एडिशन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने छोटा सा मास लिया और वो उसका डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू, अब समेशन से काम नहीं चलने वाला। क्यों, क्योंकि समेशन बहुत से वैल्यूज बीच में के स्किप कर देता है, छोड़ देता है, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज उठाता है। लेकिन हमको सिर्फ इंटीजर्स नहीं चाहिए, हमको पूरा रॉड के वैल्यूज चाहिए, 0.1 0.2 0.3, जितना भी बड़ा रॉड होगा सब वैल्यूज। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 to L। अब छोटा सा मास dm, उसका डिस्टेंस x का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब ये सबके सब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे कि dm की जगह क्या लिखेंगे हम, यहां से बनाओ dm का फॉर्मूला, dx उधर जाएगा तो dm इज इक्वल टू dx इंटू लैम्बडा, वो वैल्यू उठा के यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कुछ ऐसे आएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L dx लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब x की फैमिली का कौन है, एक्स स्क्वायर लैम्बडा बार, तो ये आ जाएगा लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 to L एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, इंटीग्रेशन पावर बढ़ाता है और न्यू पावर से डिवाइड भी कर देता है। तो यहाँ पे आपका आंसर, लैम्बडा का फॉर्मूला अब ये लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा m/l, और इसका आंसर है x³/3 विद इन द लिमिट्स 0 to L। अब जब लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट तो पुट कर देंगे L, जब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसमें अपर लिमिट
पुट कर देता हूं। तो देखो आंसर यहां लिख देता हूं मैं, कुछ ऐसे आएगा, I इज इक्वल टू एम बाय एल, एल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3, 0 क्यूब अपॉन 3 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां सिर्फ लिख देंगे हम एल क्यूब बाय 3, एक एल कैंसल हो जाएगा, कितने एल बचे 2, तो यहां आपका आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाय 3। तो अब इसको रीड कैसे करते हैं देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस एट वन ऑफ इट्स एंड, ये एक्सिस का है रॉड की एक एंड पे है, अगर ऐसा दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एम एल स्क्वायर बाय 3। अब देखो यही एग्जांपल हमको फिर से करना है, लेकिन एक्सिस की पोजीशन चेंज रहेगी, और एक्सिस की पोजीशन चेंज करने से क्या चेंज होगा ये आपको बताना है। तो ये देखो यहां पे हम एक्सिस की पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो एक्सिस अब यहां पे आ गया इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो एक्सिस आ गया यहां पे इसके सेंटर ऑफ मास पे आ गया एक्सिस। अब इस रॉड को ऐसे घुमाना है। अब देखो इसका एग्जांपल, पहले रॉड को हम ऐसे रख के घुमा रहे थे, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे भी मान सकते हैं उसको। अब हमने रॉड को ऐसा पकड़ लिया और अब हम ऐसा घुमा रहे, ठीक है। तो अब ये मैंने यहां पे ओरिजिन ले लिया 0,0। अब ये लेंथ के लिमिट्स कहां से कहां तक रहेंगे, ये टोटल एल है, तो यहां से यहां तक कितना माइनस एल बाय 2, और यहां पर प्लस एल बाय 2, यहां तक क्लियर है। तो फॉर्मूला वो पूरा सेम रहेगा, सिर्फ यहां पे लिमिट्स में चेंज आ जाएगा, क्या माइनस एल बाय 2 से लेके प्लस एल बाय 2, तो यहां पर भी यही सेम आ जाएगा, माइनस एल बाय 2 से लेके एल बाय 2। तो यहाँ पे पहले मैं इंटीग्रेशन लिख लेता हूं, लैम्बडा का आंसर क्या आने वाला है एम बाय एल। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, आई इज इक्वल टू एम बाय एल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स, आई इज इक्वल टू एम बाय एल इंटीग्रेशन माइनस एल बाय 2 से प्लस एल बाय 2 एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमको मालूम है एक्स क्यूब बाय 3 विद इन द लिमिट्स माइनस एल बाय 2 टू प्लस एल बाय 2। अब लिमिट्स रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही गलती हुई सबकी। देखो m बाय एल, ये अपॉन 3 में 1 बाय 3 बोल के निकाल लेता हूं बाहर, तो सिर्फ बचा एक्स क्यूब, अपर लिमिट रखो l बाय 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट रखो माइनस l बाय 2 का क्यूब। अब यहां देखो आंसर m बाय एल 1 बाय 3, l बाय 2 का क्यूब l क्यूब बाय 8 माइनस l क्यूब बाय, यहां पे माइनस l क्यूब बाय 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पे आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, I इज इक्वल टू m बाय एल इंटू 1 बाय 3 एज इट इज है, यहां पे आएगा l क्यूब प्लस l क्यूब, और यहां पे आएगा 2l क्यूब बाय 8, तो 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ पे एक एल गया बचे 2l, तो आंसर क्या आया एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू 4 12, तो ये आंसर है यहाँ पर। अब फिर से एक्सिस की पोजीशन चेंज कर दूं, तो बस कोऑर्डिनेट्स लिखना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलो अब देखो मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं, उसमें आपको आंसर निकालना है, और वो एग्जांपल से पहले अब ये देखो एक एंड पे था, तो हमारा आंसर कितना आया था एम एल स्क्वायर बाय 3, और इसमें सेंटर से जा रहा है तो क्या आंसर आया एम एल स्क्वायर बाय 12। कौन सा ज्यादा है, पहला वाला एम एल स्क्वायर बाय 3 ज्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा वैल्यू उतनी छोटी। अब ये ज्यादा क्यों आया, क्योंकि ये देखो प्रैक्टिकली अगर आप इस रॉड को एंड पे पकड़ के घुमाते हैं और इसको सेंटर पे रख के घुमाते हैं ऐसे, तो आपको ज्यादा एनर्जी कब लग रही है, जब आप एंड से घुमा रहे हैं, ठीक है। सेंटर से घुमाए तो कंपैरेटिवली थोड़ी एनर्जी कम लगेगी, तो इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से कम आया और एंड से ज्यादा आया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज एट वन एंड ऑफ द रॉड एंड द सेकंड एक्सिस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दोनों का रेशियो कितना आएगा
ml स्क्वायर बाय 3 डिवाइड बाय ml स्क्वायर बाय 12, तो इसका आंसर आएगा 12 बाय 3 दैट इज 4:1। ठीक है, तो अब ये दो फॉर्मूले पे से क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो यहां पे क्वेश्चन बना लेता हूं मैं अब डायग्राम। अब ये देखो डायग्राम है कुछ ऐसा, ये एक रॉड है, थिन रॉड है जिसका लेंथ है 3 मीटर्स। ठीक है, और हमारी एक्सिस कुछ ऐसे, तो हमारी एक्सिस कुछ ऐसे। अब यहां पे और एक मास दिया है हमको, तो यहां पे एक मास दे दिया है, ऐसे कुछ मास दे दिया है एक छोटा सा, और यहां पे एक मास दे दिया है कुछ ऐसा। ठीक है, और इसी को एक कॉपी करके मास दे दिया है यहां पे। ठीक है, और हमको इसके कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे ओरिजिन है या ये एक्सिस है। अब यहां से एक्सिस का डिस्टेंस दे दिया है, मान लो ये, तो इसका डिस्टेंस दिया है आपको 2 मीटर्स और इसका डिस्टेंस दिया है 4 मीटर्स, और आपको बोला है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका डिस्टेंस दिया है ये वाला डिस्टेंस है 1 मीटर, और आपको ऐसा घुमाना है। फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक मिनट मास देता हूं मैं, ये 1 kg है, ये भी 1 kg है, और ये ½ kg है। ये आपका ½ kg है। रॉड का मास चलो 2 kg, रॉड का मास 2 kg दिया है। तो देखो ये रॉड का बताओ पहले कितना आने वाला है। फॉर्मूला ml स्क्वायर बाय 3, क्योंकि 1 एंड से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका ले लेंगे रॉड का ml स्क्वायर बाय 3, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना 0, क्यों? क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 0। इसका कितना मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आएगा प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, mr² लिख लेता हूं मैं। ये आ गया इस मास का, और इस मास का भी मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसको मैं m1r1 बोल देता हूं, और ये मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। रख दो वैल्यूज, मास कितना है 2 kg, लेंथ कितना है 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, प्लस ½ इंटू 4 का स्क्वायर, प्लस ये 1 kg इंटू 2 का स्क्वायर। बस हो गया आंसर। तो ये 3 और ये 1 3 चला गया, 1 3 बचा, 2 3 का 6, 4 स्क्वायर 16, 16 बाय 2 8, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो अब हमको रॉड दिया है कुछ ऐसे, ये रॉड है, लेकिन अब ये रॉड ऐसा नहीं है, ये रॉड थोड़ा सा कुछ एंगल पे ऐसा, और ये एक्सिस ऐसा घुमाना है हमको यहां से। ठीक है, तो ये ऐसा घुमाना है, और इसका एंगल यहां से दिया है थीटा। रॉड का लेंथ L है, रॉड का मास M है, और हमको इसको ऐसे घुमाना है। तो ये कैसे घुमाना है, ऐसा रॉड रखा है, तो हमको इसको ऐसे घुमाना है। तो ऐसे घुमाना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, I = mr²। और रॉड के लिए क्या है, यहाँ पे इस रॉड के लिए ml स्क्वायर बाय 3, लेकिन अब यहाँ पे लेंथ परपेंडिकुलर लेना है। तो अब देखो लेंथ परपेंडिकुलर कैसे ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे, एक ऐसी और दूसरी ऐसी। अब इसमें से मैं एक पॉइंट का नाम देता हूं A, B और C। अब मेरे को बताओ इसमें से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, AB है या BC है, AB रहेगा। अब मेरे को बताना है इसका इधर कंपोनेंट कितना। अब इसका इधर कंपोनेंट आएगा L cos थीटा, और ये कौन सा रहेगा L sin थीटा। तो अब फॉर्मूला तो ml स्क्वायर बाय 3 है, लेकिन L कितना है L sin थीटा, तो यहां आएगा L sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, मास कितना है 5 बाय 3, L की वैल्यू 4, sin 30 1 बाय 2, इसका स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 20 बाय 3। ठीक है, क्लियर आंसर। अब इसमें कैसे भी चेंजेस आ सकते हैं, ऐसे आपको डिस्टेंसेस दिए, और ये सब डिस्टेंस देके इनका एंगल भी दे दिया है।
और इनका एंगल कुछ ऐसे दिया है, ये एंगल दिया है 37 डिग्रीज, ये एंगल दिया है 53 डिग्रीज और ये एंगल दिया है 60 डिग्रीज और ये सब लेंथ भी दिए और लेंथ दिया है, इसका लेंथ दिया है 6 मीटर, इसका मास है 5 केजी, ये है मास 2 केजी, इसका डिस्टेंस है 10 मीटर्स, यहाँ मास है कुछ तो 3 केजी, इसका डिस्टेंस है 6 मीटर्स और यहाँ मास है कुछ तो 4 केजी और इसका डिस्टेंस है 5 मीटर्स। अब इसमें आपको फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा का पूरा निकालना है, तो ये प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, हाँ ये होमवर्क के लिए, इसमें सब में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और एमआर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो, अब एक नया एग्जांपल कि ये जो रॉड है इसको हमने क्या किया, बीच में से तोड़ दिया है और बीच में से तोड़कर इसको फिर एक्सिस पर रख दिया है, तो अब देखो इसको हमने एक्सिस पर कैसे रखा है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहां बनाता हूं, एक्सिस कुछ ऐसे है फिर से। अब वो रॉड को हमने, एक रॉड थी बड़ी, यहां पे बना लेते हैं, ये रॉड थी हमारे पास ऐसी, इसको हमने क्या किया, बीच में से तोड़ दिया है, तो ये L/2 लेंथ का हो गया, ये भी L/2 लेंथ का। अब ये दो लेंथ, ये रॉड को जो हमने तोड़ा है तो ये पूरा नहीं टूटा है, ये कैसा टूटा है, ऐसी रॉड ऐसा टूटा है, अभी थोड़ा ज्वाइंट है, तो वो ज्वाइंट को हमने यहाँ एक्सिस पे रखा है। तो अब ये देखो ये रॉड कैसा बचा हुआ है, ऐसे हमने रॉड को रख दिया है और यहाँ पे हमको एक्सिस दे दिया है ये, कि यहाँ पे ये एक्सिस है और ये एंगल है 30 डिग्री और ये भी एंगल है 30 डिग्री। तो रॉड है, इस रॉड का मास कितना है, एम मास नहीं है, आप इसका मास था, इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया है तो इसका मास है m/2, इसका लेंथ कितना है L/2, इसका भी मास m/2, इसका भी लेंथ L/2 और साइन थीटा में साइन 30 लगा देना है, साइन 30 कितना 1/2 और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा इसका मास है m/2, L कितना है L/2 और साइन 30 अगेन 1/2, इसका स्क्वायर और ये डिवाइड बाय 3 एज इट इज है, प्लस अब ऐसे ही इसका भी दोनों का सेम आने वाला है, तो मैं क्या लिख लेता हूं, इसको मैं लिख लूंगा ये 2 टाइम्स आने वाला है, क्योंकि दोनों रॉड का एंगल सेम है तो आंसर भी सेम आने वाला है। तो अब देखो ये 2 गया, यहां बचा m, यहाँ पे 2 × 2 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 16, L का स्क्वायर L स्क्वायर और ये आया 1/3, 16 3 तो आया ml स्क्वायर बाय 48, क्लियर है। अब यही एग्जांपल में ये जो दो रॉड थे ऐसे, इनको मैं एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दे रहा हूं, अगर ये एक्सिस है तो ये दो रॉड ऐसे रख दिया मैंने। अब अगर मैंने दो रॉड ऐसे रख दिए तो ये दोनों रॉड का एक्सिस से एंगल कितना है, ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो अब आंसर क्या आएगा, अब यहां पर एक्सिस ऐसे ही है लेकिन ये जो दो रॉड है ये दोनों रॉड इससे परपेंडिकुलर है, ये दोनों रॉड का एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब ये रॉड आपका ऐसा कुछ है, ये मान लो एक रॉड इधर है, एक रॉड ऐसा है और एक रॉड इधर है बाहर, तो इसको रॉड को मैं सिर्फ ऐसे बना लूंगा, ये रॉड ऐसा है तो ये 3D रॉड है, ये बाहर है रॉड ऐसा, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ कैसे आने वाला है, सेम चीज है, सिर्फ एक्सिस ऐसे, एक रॉड ऐसा है एक रॉड ऐसा है आगे, ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है, ml स्क्वायर बाय 6, ml स्क्वायर बाय 24, हाँ इधर जल्दी से, तो चलो निकालते हैं इसका आंसर। तो अब ये रॉड का मास कितना है m/2, तो ये रॉड का मास है m/2, इसका लेंथ कितना है L/2, इसका भी मास m/2, इसका भी लेंथ, और ऑलरेडी एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हमको देखने का काम ही नहीं है। अब ये कौन सा केस है, ये है एक्सिस रॉड के एक एंड पे है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था ml स्क्वायर बाय 3, तो इसका भी ml स्क्वायर बाय 3, इसका भी ml स्क्वायर बाय 3, लेकिन इसमें मास कितना है m/2 इंटू L/2 का स्क्वायर इंटू 1/3, और ऐसे दो रॉड का आने वाला है तो इंटू 2, तो ये 2 फिर से गया, L/2 का स्क्वायर L स्क्वायर बाय 4, तो ये हो गया ml स्क्वायर बाय 4 इंटू 3 12,
तो ये आंसर आ गया इसका। तो ये देखो ये आंसर ml²/12 और किसका आया था, जहां पे सेंटर ऑफ मास पे थी एक्सिस। तो ये देखो सेंटर ऑफ ये रॉड है और यहां से एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से, तब भी आंसर ये आया। अब हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस तो लिए लेकिन इसको बेंड कर दिया, तो रॉड को बेंड भी कर दिया, तो इसमें कुछ फर्क, कब तक फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक एंगल चेंज नहीं हुआ। अगर एक्सिस से एंगल 90 डिग्री है और कितने भी बार बेंड कर दिया तभी भी आंसर वही आएगा। ये बात दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पे मैंने रॉड के 2 पीसेस किए, तो होमवर्क में आपको ये करना है रॉड के 4 पीसेस करना है और चारों को ऐसे ही रखना है परपेंडिकुलर। देखो अब एक्सिस से कैसे रखेंगे, एक रॉड के 4 पीसेस किए तो एक का मास कितना m/4, लेंथ कितना l/4। तो देखो कैसे रखना है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक मास ऐसे रखना है, दूसरा मास ऐसे रखना है, तीसरा मास इधर रखना है और चौथा मास इधर। तो चारों का एंगल कितना है एक्सिस के साथ 90 डिग्री। तो सीधा सीधा ml²/3 कितने बार लगाना है, 4 बार। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 4 × ml²/3। लेकिन m और l की वैल्यूज कितना है, m/4 और l/4। क्लियर है। और थिन रॉड में हमने 2 केसेस डिस्कस किए। एक बार हमने केस डिस्कस किया जब एक्सिस एक एंड से पास हो रही है ऐसी रॉड, तो ये एंड से या फिर ये एंड से, और दूसरा एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। चलेगा। तो आज इसके बाद हम 2 एग्जांपल देखेंगे इसके और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे आएंगे हम, ठीक है। तो ये देखो यहां पे रॉड का ही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अभी। तो फिर से ये थिन रॉड है मेरे पास एक, और ये थिन रॉड में अब एक्सिस कुछ ऐसा है, एक्सिस मेरे पास कुछ ऐसा है और इसको रॉड को मैं ऐसे घुमाने वाला हूं। अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊं पेन से, तो ये रॉड पे ऐसे घुमाने वाला हूं मैं पेन को, ये ऐसे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको बोलूं इट इज अ वेरी थिन रॉड, वेरी थिन रॉड मतलब ये डिस्टेंस लगभग 0 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, क्यों आएगा 0, क्योंकि एक्सिस से कुछ डिस्टेंस ही नहीं है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग कितना आने वाला है, 0, ठीक है, kg/m²। क्लियर है यहां तक। अब इसी का दूसरा केस देखो अब कैसा है। हमने क्या किया था, एक्सिस को यहां रखा था एक एंड पे, तो कुछ आंसर आया था। हमने एक्सिस को ऐसे कुछ रखा था एक एंड पे, तो हमारा आंसर कुछ तो आया था, ये ऐसे रख दिया था हमने, ठीक है। अब मैं रॉड की पोजीशन चेंज कर रहा हूं, और रॉड की पोजीशन के साथ साथ ये देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूं, यहां पे इस रॉड को मैं ऐसे घुमा दूंगा और इसको यहां कुछ डिस्टेंस पे रख दिया है, और ये डिस्टेंस आपको बोल दिया है कि ये डिस्टेंस r है, यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस r है। अब हमको ये एक्सिस पे घुमाना है इसको, तो ये रॉड कैसा घूमेगा, तो ये देखो इधर एक्सिस है, ये वाला हाथ मेरा एक्सिस है और ये पेन है, तो इसको मैं ऐसा घुमाने वाला हूं, पूरा ये ऐसा गोल घूमेगा, ये ऐसा, ये बीच में एक्सिस है, तो ये सर्कुलर मोशन के टाइप में आ जाएगा, ठीक है। बीच में एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये ऐसे घूमने वाला है, ठीक है। तो ये जब ऐसे घूमेगा तो मेरे को बताओ, ये रॉड का हम वैसे ही छोटा छोटा मास लेंगे, तो पहले इधर ले लेते हैं इसका एक छोटा सा मास इधर, और उसका मास कितना रहेगा, छोटा सा dm, उसका डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर r, यहां पे छोटा सा मास लूंगा मैं dm, इसका भी डिस्टेंस, तो ऐसे सबके सब पार्टिकल्स का कितना रहेगा, r ही रहने वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, I = इंटीग्रेशन dm r², ये ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला। तो यहां पर अब ये r कांस्टेंट है क्या सबके लिए, यस, तो ये r² इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dm कितना, इंटीग्रेशन dm आएगा टोटल मास m, तो इसका आंसर आ गया r²m या फिर mr², डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये रॉड का लेंथ कम करो ज्यादा करो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एग्जांपल में देता है आपको कि फर्स्ट वन रॉड इज टेकन एंड देन द रॉड इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, नाउ फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्ट ऑफ द रॉड, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मास को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि रॉड को 2 पीस में तोड़ दिया इक्वल पीसेस में, तो एक पीस का मास कितना m/2, उसका लेंथ कितना l/2, बस वो यहां पे रखना है आपको। और इसको लेंथ से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये एक्सिस से डिस्टेंस है, तो सिर्फ यहाँ पे m/2 पुट करना है, आपको आंसर आ जाएगा। अब आपको बोला है 3 पीसेस में ब्रेक किया है उसको, तो m/3 लेना है, जितने भी पीस में ब्रेक किया है उसका वैसा आंसर लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है यहां तक। तो ये था हमारा पूरा रॉड के बारे में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब ये देखो, ये रॉड को ही हम क्या करने वाले, अब ये रॉड कैसा था, थिन रॉड,
अगर ये थिन के जगह ऐसा थिक हो गया तो क्या करेंगे? तो अब यहां पे इसको मैं दूसरे पेज में बना देता हूं कि अगर ये रॉड थिन के जगह थिक रॉड हो गया, अब ये हमने अभी तक ऐसा रॉड लिए थे थिन रॉड, अब ये थिक रॉड हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया, तो अब क्या करेंगे? तो देखते हैं अब क्या करना है। तो फिर से इसमें हम एक्सिस, अब देखो एक्सिस बहुत जगह रख सकते हैं हम, तो एक तो हम एक्सिस इसके मिडल से पास कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम कहां से पास कर सकते हैं एक्सिस इसके? हम दूसरा एक्सिस कुछ ऐसा भी पास कर सकते हैं। हम यहां पर भी वैसे ही करेंगे, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आगे भी हम जितने भी बॉडीज का निकालने वाले आज, सब में सेम रूल अप्लाई होने वाला है जो हम अभी देखने वाले हैं। तो ये रूल आपको अगर समझ गया, ये टेक्निक अगर आपको आ गई, तो आगे के सब डेरिवेशंस बहुत इजी जाएंगे। और ये नहीं समझ में आया तो आगे कभी नहीं समझ में आएगा कुछ, ठीक है। अब ये देखो, ये एक्सिस से हमको डिस्टेंस निकालना है और हमको यहां का डिस्टेंस कुछ तो दिया हुआ है, ये ऐसे, ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस है आपका L, और ये वाला आपका डिस्टेंस है, ये वाला आपका डिस्टेंस है B। तो लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो अभी पहले हम कौन सी एक्सिस के लिए डिस्कस कर रहे हैं? ये वर्टिकल एक्सिस। और ये वर्टिकल एक्सिस कहां से पास हो रही है? रेक्टेंगल के सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसी बुक का एग्जांपल ले सकते हैं आप, ये ऐसी बुक है, तो बुक में बता देंगे। तो ये ऐसी बुक है और ये बुक के सेंटर से ऐसे पास हो रही है एक्सिस, तो ये कैसे घूमने वाली है बुक? ये ऐसे घूमने वाली है बुक, ठीक है। और जब ये एक्सिस रहेंगी तो बुक कैसे घूमेंगी? तब ये बुक ऐसी घूमेंगी। ये अगर मैंने डायगोनल से एक्सिस ले लिया तब बुक ऐसे घूमेंगी, ठीक है। और ये डायगोनल ले लिया तो ऐसी घूमेंगी बुक, क्लियर है यहां तक? तो ये डिपेंड करता है कि आप एक्सिस किधर ले रहे हैं। इधर एक्सिस लिया तो अब ये बुक ऐसे घूमेंगी, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के हवा के पंखे होते थे, तो ये ऐसे बुक घूमने वाली है फिर, ठीक है। इधर एक्सिस रहा तो ये पूरा घूमने वाला है, ठीक है। ऐसे इधर एक्सिस लिए तो ऐसे घूमेगा, तो ये एक्सिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे। तो अगर मैंने इसको ओरिजिन मान लिया तो अब ये यहां तक डिस्टेंस कितना है? ये रहेगा -L/2 और यहां तक कितना? +L/2। ये क्लियर है? अब देखो हमको ये एक्सिस से दूर जाना है, तो जब हम ये एक्सिस से दूर जाएंगे तो इसका छोटा सा पार्ट अब कुछ अलग आने वाला है। जैसे हमने डीएम 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 लिया तो राइट किया था सबको, यहां पे भी वैसे ही करना है, लेकिन यहां पे देखो अब वो छोटा सा पार्ट कैसे आने वाला है। तो ये छोटा सा पार्ट ऐसा लेंगे हम इसमें, तो ये छोटा सा पार्ट कुछ ऐसे आने वाला है इसमें, ये ऐसे आएगा छोटा सा पार्ट। अब यहां से मैं बोलता हूं कि ये यहां से जो डिस्टेंस है ये यहां तक है, कुछ तो डिस्टेंस x, और ये पार्ट की थिकनेस कितनी है? बहुत कम। x एक्सिस में क्या लिखूं? तो इसकी मैं थिकनेस लिखूंगा, यहां पर है dx, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ तो b है, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ऐसे हम इसके छोटे छोटे पीस करके पूरे ऐड कर देंगे, तो क्या ये पूरा पीस बन जाएगा? और ये आपने शायद बचपन में भी किया होगा, बचपन में क्राफ्ट में चटाई बनाना सिखाते थे, तो उसमें हम ऐसे ही करते थे, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रिप्स काटते थे और वो स्ट्रिप्स को फिर एक साथ रखते थे। अब वो पैटर्न अगर अलग होता था, वो ऐसे पैटर्न में रखते थे हम, फिर एक के नीचे से, एक के ऊपर से, एक के नीचे से, वैसे करके रखते थे, लेकिन स्ट्रिप्स से ही रेक्टेंगल बनता था। तो यहां पे हम ऐसे स्ट्रिप्स कट करने वाले इसके, ठीक है। और एक एक स्ट्रिप का निकाल के आंसर सबको ऐड कर देंगे, सबका इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर जैसे हमने रॉड के लिए कौन सी डेंसिटी यूज की थी? लीनियर डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ। अब यहां पर हम मास अपॉन लेंथ नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों भी है, तो इसमें कौन सी डेंसिटी लेनी पड़ेगी? एरियल डेंसिटी। उसका सिंबल क्या है? सिग्मा, और उसका फॉर्मूला है मास अपॉन एरिया। तो यहां पर ये डेंसिटी का टर्म लगने वाला है, मास अपॉन एरिया। अब मेरे को ये बताओ, यहां पे इसका पूरा एरिया कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पे मैं लिख ले सकता है इट इज मास अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये ऐसा सब में आने वाला है फॉर्मूला। 2D रहा तो एरियल डेंसिटी, 3D रहा तो वॉल्यूम डेंसिटी आने वाला है, ठीक है। उसमें मास अपॉन वॉल्यूम आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने की कहां कौन सी वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसलिए ऐसे आया। अब हम ये फिर से सिग्मा निकालेंगे, लेकिन अब हम छोटा सा मास और छोटा सा एरिया लेने वाले, और ये क्यों लेने वाले ये आपको अभी समझ में आने वाला है। तो यहां मैं लिखूंगा छोटा सा मास और छोटा सा एरिया।
डेंसिटी की वैल्यू चेंज होंगी क्या? नहीं। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था जो है वाटर का, कि डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी। क्या मतलब है इसका? अगर मैं अपने पीने का पानी इतना सा लूं, आधा ग्लास, और मैं अगर वो पूरा जो वाटर टैंक रहता है उतना पानी लूं, दोनों पानी की डेंसिटी सेम रहेगी, उनकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं रहेगा, तो वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहां पे भी ये सिग्मा भी डेंसिटी है, एरियल डेंसिटी है ये, तो ये डेंसिटी भी छोटा मास छोटा एरिया लो या बड़ा मास बड़ा एरिया लो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी। तो अब ये छोटा सा इसका एरिया निकालना है, तो क्या ये भी रेक्टेंगल है? बिल्कुल है। इसका लेंथ कितना है? dx, और इसका ब्रेड्थ कितना है? पूरा b। तो ये छोटा सा एरिया जो है इसके जगह में क्या लिखूंगा? dx इंटू b। यहां तक क्लियर है? अब ये यहां पुट कर दो, सिग्मा इज इक्वल टू dm अपॉन dx इंटू b। dx इंटू b इधर भेज दो, तो यहां आ जाएगा dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dx इंटू b। क्या यहां तक क्लियर है? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है कि हमारे पास इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर लिखते थे हम। अब यहां पे हमारे पास लिमिट्स ये कौन से एक्सिस के है? एक्स एक्सिस के है, तो मैं यहां क्या लिखूं फिर? एक्स स्क्वायर। जब हम वाई एक्सिस में लेंगे तो क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर। ऐसा हम आगे करने वाले हैं। तो यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां आगे कैसे होने वाला है। dm के जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू dx इंटू b, और इसके लिमिट्स कहां से कहां तक आने वाले हैं? -l/2 से +l/2 तक। यहां तक क्लियर है? तो अब dm की जगह पुट कर दो वैल्यू, इंटीग्रेशन -l/2 से लेके +l/2, dm की जगह सिग्मा dx इंटू b, और यहां पर x स्क्वायर का x स्क्वायर एज इट इज, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो x के फैमिली का कौन है? सिर्फ ये x स्क्वायर है, तो ये सिग्मा और b बाहर हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? I इज इक्वल टू सिग्मा और b बाहर, इंटीग्रेशन -l/2 से लेके +l/2 x स्क्वायर dx। यहां तक क्लियर है? अब ये जो हम स्टेप्स फॉलो कर रही है, ध्यान से देख लो, हर एक प्रॉब्लम में आगे हर एक डायग्राम में यही स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। अब ये जो सिग्मा बाहर आ गया, उसके जगह हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है? m अपॉन एल इंटू बी। तो यहां सिग्मा की जगह m अपॉन एल बी, ये भी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 विद इन द लिमिट्स -l/2 से लेके +l/2। यहां तक क्लियर है? अब कुछ तो चीज कैंसिल होने वाली है, ये b और b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? यहां बचा m/l, और ये 3 को भी मैं बाहर ला लेता हूं, तो हो जाएगा 3l। अब यहाँ पे एक्स क्यूब में लिमिट्स लगाना है, ये तो लगा देते हैं लिमिट्स, तो यहाँ पे लगेगा l/2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट है -l/2 का क्यूब। तो l/2 का क्यूब कितना? l क्यूब बाय 8, तो यहाँ पे आ जाएगा m/3l। अच्छा ये l, हाँ चलो l स्मॉल l, ये तो ये है l क्यूब बाय 8 माइनस माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका भी क्यूब कितना आएगा? l क्यूब बाय 8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कितने बार आया ये? 2l क्यूब बाय 8, बस वो लिखो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो मैं आंसर लिख लेता हूं पहले। ठीक है, तो यहां मैं आगे आंसर लिख लेता हूं। तो यहां आंसर आने वाला है I इज इक्वल टू, क्या था उधर? m/3l, m/3l, और इसमें आया था 2m, सॉरी m नहीं था यहाँ पे, 2l क्यूब बाय 8। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 1 2 4 जा, तो अब यहाँ पे 3 4 जा 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये एक l कैंसिल हो गया, बचा है 2, तो बचेगा यहाँ पे ml² बाय 12। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, कितना आया? ml² बाय 12। क्लियर है यहां तक? इसमें कुछ डाउट है? अब हम यहाँ पे एक चीज चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या चीज चेंज करेंगे? इस एक्सिस के बजाय ये एक्सिस ले लेंगे, तो क्या चेंज आएगा? लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? ब्रेड्थ आ जाएंगे, बस उतना ही चेंज रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? mb² बाय 12। ठीक है, तो इस एक्सिस में ऐसे अगर घुमाए तो आंसर आएगा इसका mb² बाय 12। ठीक है, और इस एग्जांपल में मैं बोलता हूं कि लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ। ठीक है, ऐसा लग भी रहा है, दिख भी रहा है कि लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ थोड़ा कम है इससे।
ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, अगर ये लेंथ ज्यादा है तो ये मैं बोल रहा हूं दिस इज द फर्स्ट एक्सिस एंड दिस इज द सेकेंड एक्सिस, तो कौन से एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? फर्स्ट एक्सिस ये वाली और सेकेंड एक्सिस ये वाली, कौन से एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा? जिसकी लेंथ ज्यादा, जिसमें मास ज्यादा दूर, उसका आंसर ज्यादा। ये तो लॉजिक हमको मालूम है। दूसरी चीज, यहां पे एम बी स्क्वायर बाय 12 है और इसमें क्या आया था? एम एल स्क्वायर बाय 12। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो इसमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, यहां पे लेंथ है, यहां पे ब्रेड्थ है। तो जिसका लेंथ ज्यादा रहेगा, दोनों में से जिसका लेंथ ज्यादा रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। बस डायग्राम दे देता, दो एक्सिस दे देता और बोलता बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। तो क्लियर है ये? इसमें कुछ डाउट है? तो चलो लिख लो, यहां पे जल्दी से लिख लो। तो अब यहां पे इसके आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मास की वैल्यू दे देगा, लेंथ की वैल्यू दे देगा और ब्रेड्थ की वैल्यू दे देगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग फर्स्ट एक्सिस, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेकंड एक्सिस, या फिर फाइंड द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ द एक्सिस। तो रेशो बोला तो क्या निकालना है आपको? ये क्वांटिटी दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो m बाय 12 दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अब ये रॉड वाला पार्ट खत्म होता है। रॉड के बाद अब ये जो अपने डायग्राम बना रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल को और क्या नामों से बुलाया जा सकता है? तो ये नाम से बुलाते हैं इसको, जब कोई चीज 2D होती है, एक सरफेस होता है, तो उसको और एक चीज हम बोल देते हैं, उसका नाम है लैमिना। लैमिना भी एक सरफेस में बोलते हैं। एक्चुअल में ज्यादातर ये वर्ड बायोलॉजी में यूज होता है, ठीक है, लेकिन इसको यहां भी यूज कर सकते हैं हम। कोई 2D चीज है तो उसको लैमिना बोल सकते हैं हम। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? लैमिनार शीट। दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ लैमिनार शीट, ठीक है। तो यहां पे हम बढ़ते हैं आगे। अब ये शीट का हो गया, करे ऑन। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल या ट्राइंगुलर लैमिना। जैसे अभी हम 2 डायमेंशन शेप की तरफ आ रहे हैं, यहां पे हम पहले 2 डायमेंशन की देखेंगे, फिर 3 डायमेंशन पे भी आएंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। मतलब क्या? एक ट्राइंगुलर सरफेस हम लेने वाले हैं, तो बना लेते हैं ट्राइंगुलर सरफेस। तो ट्राइंगुलर सरफेस कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। ये एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें एक्सिस फिर से हम वर्टिकल या कहीं से तो पास करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राइंगल का निकालने के लिए बोला है। तो अब जैसे हमने पहले करे थे सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या? ये ट्राइंगल के भी क्या करेंगे? छोटे छोटे हिस्से करेंगे, पार्ट्स करेंगे। तो ये देखो यहां पर अभी मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं इधर का, तो ये ऐसे मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। अब आप बोलेंगे ये एजेस तो ऐसे होंगे, तो हाँ एजेस ऐसे होंगे, लेकिन अगर मैं बहुत छोटा हिस्सा लूं तो ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि एजेस स्ट्रेट आएंगे, ठीक है। अब देखो ये ट्राइंगल का कुछ बेस है बी, ये ट्राइंगल की कुछ हाइट भी होंगी, तो ये ट्राइंगल की हाइट हम ले लेंगे, ये ट्राइंगल की कुछ हाइट ले लेंगे हम। कितना? ये ट्राइंगल की हाइट को मैं नाम देता हूं कुछ तो h, ठीक है। और यहां से यहां तक जो हाइट है, यहां से यहां तक जो हाइट है, इसको भी कुछ मैं नाम दे रहा हूं, ये हाइट है हमारी y, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ को भी मैं कुछ नाम दे देता हूं, ये लेंथ है इसकी l, ठीक है। तो ये लेंथ l है, ये लेंथ b है, ये लेंथ h है, और ये छोटा सा जो लेंथ है इसका थिकनेस, उसको मैं बोल देता हूं dy, ये इसका थिकनेस को, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो फिर से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, फिर से डेंसिटी कौन सा लगेगा? लीनियर डेंसिटी, सॉरी एरियल डेंसिटी। तो ये देखो फॉर्मूले सब वही रहने वाले हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन dm इंटू, अब ये डिस्टेंस में निकालना है हमको, तो क्या लिखूं? y स्क्वायर। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था, y एक्सिस में रहा तो y स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब फिर से dm का आंसर निकालना है, कहां से? बाय यूजिंग डेंसिटी। अब कौन सी डेंसिटी लगेंगी? सिग्मा, एरियल डेंसिटी।
तो एरिया डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन एरिया, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो लिख लो ये एरिया आने वाला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब ये तो टोटल एरिया हो गया, अब मेरे को वो छोटे से एरिया का आंसर निकालना है, तो ये छोटे से एरिया का आंसर क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ एल और ब्रेड कितनी है डी वाई, तो इसका आंसर आएगा एल डी वाई, और ये दोनों वैल्यूज है यहाँ पे फॉर्मूले में डालना है, ये दूसरे वैल्यू के लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा, तो पहले मैं सिग्मा की वैल्यू निकाल लेता हूं, एम अपॉन टोटल एरिया कितना आया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ 1/2 कहां जाएगा ऊपर, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m अपॉन बी इंटू एच, यहां तक क्लियर है। अब हम निकालते हैं ये छोटा सा मास का निकालते हैं, क्योंकि हमको यहां डीएम लगने वाला है, तो हमको डीएम कहां से मिलेगा, सिग्मा से मिलने वाला है, डीएम अपॉन डीए, डीए को इधर भेज दो, तो यहां आएगा डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए, और डीए की जगह क्या लिखना है एल डी वाई, यहां तक क्लियर है। अब ये वैल्यू उठा के कहां रख देना है डीएम की, इसमें रख देना है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम की जगह सिग्मा एल डी वाई, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज, यहां तक क्लियर है क्या। अब यहां पे हमने y के लिमिट्स लेना है, तो y के लिमिट्स कहां से कहां तक आएंगे, ये टोटल हाइट आएंगी, टोटल हाइट स्टार्ट कहां से होंगी 0 से, तो यहां के लिमिट्स आएंगे 0 टू h, ये क्लियर है। अब ये देखो हमको लिमिट लगाना है ये हाइट के, लेकिन हमको यहां पे ये l आ गया, ये l को हमको हटाना है, इसको हाइट के फॉर्म में लेके आना है, तो यहां पे आपके 10th का एक थ्योरम लगने वाला है जिसको बोला जाता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्या बोला जाता है उसको, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये देखो यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स है जो सिमिलर है, तो ये कौन से दो ट्राइंगल्स है, तो एक तो ये ट्राइंगल है आपके पास ये वाला, ठीक है, तो ये ट्राइंगल एक है, इसको यहां बना देता हूं मैं, और इसी से सिमिलर ट्राइंगल एक है आपके पास ये वाला, ये ट्राइंगल है आपका, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है कि नहीं है। अब ये देखो इसका लेंथ कितना है स्मॉल एल, और इसका लेंथ सॉरी इसका बेस है बी, इसका बेस है स्मॉल एल, इसकी हाइट कितनी है, ये ट्राइंगल की हाइट ये y है ये h है, तो इसकी हाइट रहेंगी h माइनस वाई, ठीक है, तो यहां पर इसकी हाइट हो गई h माइनस वाई, और इसकी हाइट है h, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हम यहां पे कुछ एक फॉर्मूला बना सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस हाइट h माइनस वाई अपॉन दिस हाइट, यही फॉर्मूला ऐसा ही हम आगे भी यूज करने वाले हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर ट्राइंगल नहीं रहेगा, वो स्ट्रक्चर कोन रहेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ऐसा हम कर रहे हैं कि ये भी समझ में आएगा आपको, अभी ये बी को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये बी यहां से उठकर इधर आ जाएगा, तो आएगा एल इज इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू बी, तो अब हमारा एल वाई के फॉर्म में आ गया, और यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई था, इसीलिए एल हमने वाई के फॉर्म में बनाया, क्लियर है। तो इसके बाद का स्टेप नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं हम, तो क्या क्या आएगा देख लो नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू h, क्या है बाद में सिग्मा, उसके बाद एल, एल की जगह क्या रखना है b इंटू एच माइनस वाई बाय एच, यहां रखूंगा मैं b इंटू एच माइनस वाई बाय एच, और क्या आएगा, ये तो आ गया एल की जगह वाई स्क्वायर डी वाई, तो यहां पे लिख लेंगे हम वाई स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, तो बाकी ये पूरे टर्म्स, तो बाकी कौन से दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स बचे और ये h, तो इनको बाहर निकाल लो, सिग्मा बी अपॉन एच, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, अब ये वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर एच माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, यहां तक क्लियर है। अब बस इसको सॉल्व करना है, सिग्मा की वैल्यू क्या है 2m अपॉन b इंटू एच, तो यहां लिख लूंगा मैं 2m अपॉन b इंटू एच, और ये b अपॉन एच एज इट इज है। इंटीग्रेशन y की फैमिली का है, तो ये y की फैमिली का है क्या,
तो ये बाहर आ जाएगा। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3 माइनस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई रेज टू 4 बाय 4 विद इन द लिमिट्स 0 टू h। यहां तक क्लियर है। अब इसमें कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका b और ये b कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2m अपॉन h इंटू h स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम अपर लिमिट रखेंगे तो y की जगह h रखना है, लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ 0 रखे तो आंसर 0, यहाँ 0 रखे तो आंसर, तो हमको अपर लिमिट ही रखे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो अब अपर लिमिट रखता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे h की जगह तो h ही है, y की जगह भी h रखना है, तो यहाँ क्या आएगा h क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस y की जगह h रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 h इंटू एच क्यूब h रेज टू 4। तो इसका आंसर देखो कुछ ऐसे आएगा I इज इक्वल टू 2m अपॉन h स्क्वायर, यहां पे आएगा h रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस h रेज टू 4 अपॉन, क्या इसमें कुछ कॉमन निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। तो 2m अपॉन h स्क्वायर h रेज टू 4 कॉमन, क्या बचा 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4। बहुत इजी प्रॉब्लम। तो इसका आंसर अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ये सबको आना चाहिए 1 बाय 12। और ये देखो ये h स्क्वायर और इसके 2h कट जाएंगे, कितने h बचे 2h बचे, तो यहां आया h स्क्वायर। अब ये 2 1 जा 2 6 जा, तो क्या बचा आंसर mh स्क्वायर बाय 6। तो ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर, किसके लिए फॉर अ ट्रायंगुलर लैमिना। ठीक है, तो आपको जब भी ट्रायंगल का निकालना है तो सबसे पहले देखना कि पोजीशन कैसे किया है ट्रायंगल को। ठीक है, तो अगर ऐसे ट्रायंगल रखा हुआ है, कुछ बेस है कुछ हाइट है, तो mh स्क्वायर बाय 6 निकालना है आपको बस। ठीक है, क्लियर है यहां तक। m उसका मास है, h क्या है ट्रायंगल की हाइट है। क्लियर है यहां तक, इसमें कुछ डाउट है? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ, और इस शेप में भी कैसे और चेंजेस आ सकते हैं वो सब प्रॉब्लम्स एक साथ कराऊंगा मैं भी। ठीक है, पहले सब शेप्स का देख लेते हैं, फिर एक दो थ्योरम भी आने वाले हैं, और वो थ्योरम के बाद उसके सब प्रॉब्लम्स एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट शेप पे। तो नेक्स्ट शेप है हमारा रिंग। अब रिंग बोले तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, तो वो भी रिंग है, लेकिन दूसरे भी शेप्स रिंग होते हैं। रिंग ऐसा शेप है जो बीच में से खाली है, बीच में से खोखला है, तो उसमें हाथ की रिंग भी आती है, उसमें बैंगल भी आती है चूड़ी, उसमें जो हुला हुप नाम की चीज होती है, अगर किसी को मालूम है एक्सरसाइज करते हैं उससे, तो वो हुला हुप भी रिंग ही है। रिंग मतलब बस ऐसा शेप जिसमें मास सिर्फ उसके सरकमफेरेंस पे है और उसमें मास कहीं भी नहीं है। तो ये देखो रिंग का शेप बना लेते हैं हम, तो ये है आपकी रिंग। ठीक है, तो इसमें मास सिर्फ यहाँ पे है और इसके अलावा बीच में आसपास मास नहीं है। तो इसमें मैं लूंगा एक्सिस यहाँ पे सेंटर पे, मतलब रिंग के अगर ये हुला हुप है बड़ा सा, तो उसके बीच में सेंटर से ऐसी एक्सिस है और वो ऐसे गोल गोल ही घूमने वाला है। ठीक है, तो चलो इसमें यहाँ पर अगर हम लेंगे वो हुला हुप, वो रिंग का शेप, तो उसमें घूमेगा तो ज्यादा डिफरेंस उसमें दिखने वाला नहीं है। तो ये देखो अब इसमें सेंटर में एक्सिस ऐसे रखे गए हमने और इसको हम घुमा रहे हैं, जैसे नॉर्मल हम टायर को घुमाते हैं। टायर की भी एक्सिस कहां रहती है, उसके सेंटर पे ही। एक्सेल बोलते हैं उसको, जो टू व्हीलर में आप लगाते हैं पीछे के टायर में, तो वो एक्सेल बीच में होता है, वही उसकी एक्सिस है। उसके एक्सिस के आसपास टायर घूमता है, तो वो उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। तो यहां पे भी कुछ वैसे ही है। ठीक है, और मैं टायर को भी बोल सकता हूं कि वो रिंग शेप का ही रहता है, सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा स्पोक्स लगे होते हैं। स्पोक्स मतलब ये यहां से ऐसे कुछ चीजें लगे होते हैं उसको, स्टील के रिंग्स नहीं, रॉड कैसे लगे होते हैं इसको। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे शेप को भी रिंग बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास ये रॉड वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ रिंग है। अब ये देखो यहाँ पर जो ये रिंग है, इसमें ये रेडियस है आपका r। अब मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे मास लेते जाऊंगा वैसे ही। तो मैं यहाँ पे लेता हूं छोटा सा मास। छोटे से मास को क्या नाम दूं, इस मास को क्या नाम दूं? ठीक है, तो यहाँ पे आ गया dm और इसका डिस्टेंस कितना है r। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं ये डिस्टेंस यहाँ पे दूसरा मास लेते जाऊं, तो इन मासेस का भी डिस्टेंस सेंटर से कितना है r ही है। क्या ये डिस्टेंस चेंज होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन, ये हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन dm इंटू, बहुत सारे लोगों को कुछ याद आ गया है, समझे।
आना नहीं चाहिए, ये जनरल नॉलेज मालूम नहीं होनी चाहिए। इतनी भी जनरल नॉलेज सेहत के लिए हानिकारक है, खास तौर से वॉइस के लिए। इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर है, ये आर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, तो मैं आर कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लूंगा मैं। तो देखो अब आंसर कैसे आएगा, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम एम, तो इसका आंसर आ गया आर स्क्वायर इंटू एम, मतलब एम आर स्क्वायर लिख लेता हूं मैं इसको। तो ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रिंग के लिए। अब ये देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं ये रिंग का सिर्फ एक पार्ट लू सिर्फ, तो मैं क्वार्टर ऑफ अ रिंग ले रहा हूं, पावर रिंग। तो यहां पे कुछ ऐसा रिंग दिखेगा, और मैं बोल रहा हूं कि यहां पे सेंटर से ऐसी एक्सिस जा रही है, अब इसको घुमाना है मेरे को। तो अगर मैं इसको बहुत ज्यादा स्पीड में घुमाऊं तो आपको कौन सा शेप दिखेगा, तो आपको पूरा सर्कल पूरी रिंग दिखती है, राइट। तो आप देखो यहां से ऐसा घुमा रहे हैं इसको, और इसका मास बोला है इतने हिस्से का एम है, और ये डिस्टेंस आपको बोला है रेडियस है आर, ये भी डिस्टेंस है रेडियस आर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इसका भी एम आर स्क्वायर रहेगा। यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं इसका एम आर स्क्वायर, तो इसका पावर एम आर स्क्वायर बाय 4, गलत। तो यहाँ पे मास कितना दिया ये ध्यान में रखना, और रेडियस कितना है, तो बस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही है। और ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब मास का डिस्टेंस सेम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। डिस्टेंस अलग है तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है यहां तक, इसमें कुछ डाउट है? तो ये था कौन से शेप के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। अब रिंग की जगह एक दूसरा शेप लेंगे हम, जिसको हम बोलेंगे डिस्क। तो यहां पे अब मैं डिस्क बना लेता हूं, तो ये एक हमारी डिस्क है, ये बीच में से पूरा फील्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब ये डिस्क मेरे को बनाना है, और इसका रेडियस दिया है आर, और फिर से ये डिस्क के एक्सिस ऐसा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इसको समझाने के लिए ऐसा भी बनाया जाता है, ये डिस्क बोलते हैं और ये एक्सिस है इसकी, ठीक है। तो ये एक्सिस में आप कैसे घुमा सकते हैं, मान लो गोल प्लेट है ऐसी, और अगर ये प्लेट को आपको प्रैक्टिकली देखना है तो ये केक जो बनाते हैं वो ये यूज करते हैं, ठीक है। तो केक पे भी बनाते टाइम नहीं, आइसिंग करते टाइम जो वो सरफेस रहता है सर्कुलर सरफेस, तो वो घूम सकता है। तो वो जो पॉइंट पे घूम रहा है तो वो उसकी एक्सिस है, तो वो सेंटर से जा रही है, वही केस है ये हमारा, उसको ऐसा घुमा रहे हैं। अब वो घूमना भी चाहिए, घूम रही है तो कोई फायदा का है क्या, नहीं। तो अब हम ये देखेंगे कि वो उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो अपने आप को घूमने से जो रोकता है उसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा ये देखते हैं। तो चलो आ जाओ देखते हैं इधर। अब मेरे पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब मैं रिंग का यूज करके ही इसका बनाऊंगा। अब ये देखो, अगर मेरे को रिंग यूज करके डिस्क बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूं, मेरे को रिंग्स का यूज करके डिस्क बनाना है तो कैसे बनेगा, कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक छोटा सा रिंग लूंगा ऐसा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा रिंग लूंगा मैं, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा रिंग, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा रिंग, ऐसे करते करते पूरा यहां तक आ जाएंगे हम। तो वो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, वो डिस्क बन जाएगा। तो हमको यही चीज यूज करना है डेरिवेशन के लिए, ठीक है। तो ये देखो यहां पर ये पूरा रिंग था, अब ये पूरा रिंग का मैं एक, ये पूरा डिस्क का एक रिंग ले रहा हूं मैं, सिर्फ ये वाला रिंग। तो ये रिंग का रेडियस मान लो कुछ तो स्मॉल आर है, और पूरे रिंग का कितना है, कैपिटल आर, और ये इसका कुछ थिकनेस भी होगा थोड़ा बहुत, तो वो थिकनेस को मैं नाम देता हूं डी आर, छोटा सा है इसीलिए, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन रहा है, डिस्क। डिस्क इज हाउ मेनी डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। तो डेंसिटी कौन सा रहेगा, एरियल डेंसिटी लगने वाला है, ठीक है। तो फिर से वही चीज रिपीट करते रहना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर, फिर वही डीएम की वैल्यू निकालना है डेंसिटी से, और आपका आंसर आ जाएगा। सब में एक ही तरीका यूज होने वाला है, सेम मेथड है, सिर्फ कुछ चीजें चेंज होते रहने वाली है। और कुछ चीजें क्या है देख लेते हैं। तो मैं लिख लूंगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। अभी आर क्या है, ये इसका रेडियस होने वाला है, ठीक है। और ये डीएम आर स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये रिंग का आया था एम आर स्क्वायर। तो अब ये जो मैंने रिंग लिया, तो ये बहुत छोटी सी रिंग है, बहुत बारीक रिंग है, तो इसका मास कितना डीएम, और इसका रेडियस कितना आर, तो ये डीएम आर स्क्वायर आया। एम आर स्क्वायर ये, लेकिन मास छोटा सा इसलिए डीएम लिखे, और आर छोटा इसलिए स्मॉल आर लिखे,
अब ये ऐसे जो मैं रिंग्स लूंगा उसका रेडियस की रेंज क्या रहेंगी, यहां से यहां तक जाना है पूरा, तो यहां पे रेंज रेडियस कितना है 0 और यहां पे कितना है r, तो इसका इंटीग्रेशन रहेगा 0 to r। अब फिर से वही चीज डीएम हटाकर सिग्मा से वैल्यू डालना है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन एरिया, तो मास तो m है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब यही सिग्मा मैं लिखूंगा dm बाय da। अब ये देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, इसका एरिया निकालना है। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक ये मेरे पास बारीक रिंग है तो इसको मैं यहां से करूंगा कट और इसको ओपन कर लूंगा पूरा, तो वो कौन सा शेप दिखेगा, तो वो आपको कुछ रेक्टेंगल शेप जैसे दिखेगा। अब ये देखो ये भी पेपर से करके देख लेते हैं हम। देखो ये हमारा रिंग शेप दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये रिंग को मैंने क्या किया, यहां से कट कर दिया और इसको ओपन कर दिया। अब ये कौन सा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है क्या हमको, बिल्कुल आता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, इसकी लेंथ इंटू इसका ब्रेड, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। तो ये ऐसे ही ये छोटा सा रिंग बना हुआ है और ये छोटे से रिंग का जो ये थिकनेस है ये कितना लिया हमने, तो ये थिकनेस हमने लिए हुए है dr। ये डिस्क का डायग्राम फिर से बना लेते हैं, mr स्क्वायर बाय 2 करेक्ट। ये देखो अब ये डिस्क का मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूं, तो अब ये देखो डिस्क का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा और यहां पे हम कर लेंगे फिल का ऑप्शन भी आता है ना इसमें, तो ये हमारा डिस्क बन गया, ठीक है। अब ये डिस्क में हम क्या करने वाले, छोटे छोटे सर्कल कट करने वाले, तो वो सर्कल भी बना लेते हैं अब हम। तो वो सर्कल कुछ ऐसे मैं कट करने वाला हूं इसमें, और यहां पे इसको कुछ ऐसा करेंगे, तो इसको रेड कलर कर देते हैं। तो ये ऐसे एक रेडियस का एक हमने रिंग कट किए इसमें से, तो यहां पे देखो अब इसका रेडियस पूरा रेडियस दिया हुआ था हमको कैपिटल आर, कुछ तो हमको ये रिंग का रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, यहां पर इस रिंग का रेडियस है बड़े रिंग का कैपिटल आर, और ये जो छोटा रिंग बना है हमने उसका रेडियस है स्मॉल आर, और ये जो थिकनेस है ये कितना है डी आर, ठीक है। तो ये रिंग हमने करते करते चलेंगे। कौन सा कलर नहीं दिख रहा, येलो, अच्छा लिखे हुआ नहीं दिख रहा, चलो लिखे हुआ दूसरे कलर से लिख लेंगे इसको। तो ये रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, और ये कितना है स्मॉल आर, और ये थिकनेस कितना है डी आर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला बनाए थे, तो फॉर्मूला कहां तक बन गया था हमारा, सिग्मा का फॉर्मूला आ गया था एम बाय पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा का फॉर्मूला आया था डीएम बाय डीए, डीए कितना आया था डीएम बाय 2 पाई आर। ये कैसे आया था, ये जो सर्कल था, ये जो रिंग था, इसको कट करके ओपन कर दिए थे, तो ये रिंग कैसे बन गया था, ये रिंग बन गया था आपका कुछ ऐसे, ये रिंग बन गया था कुछ ऐसे। इसका लेंथ कितना है 2 पाई आर, और इसका ये थिकनेस कितना था डी आर, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड 2 पाई आर डी आर। अब ये इसकी वैल्यू को यहां भेज दिया था, dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। अब ये वैल्यू उठा के हमारे आई के फॉर्मूले में रख दिए थे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई थी हमारी, फिर भी यहां लिख लेता हूं मैं सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 टू आर, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो ये किसके लिए आ गया आंसर, डिस्क के लिए आया। अब मेरे को बताओ, हमने दो शेप डिस्कस किया अभी, रिंग और डिस्क, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, रिंग, ये है डिस्क का, और रिंग का आया था हमारा एम आर स्क्वायर। अगर मैं एक रिंग और एक डिस्क लूं और दोनों का रेडियस सेम लूं, तो यहां पे आंसर रिंग का ज्यादा है। ऐसे क्यों, रिंग में मास दूर दूर है, डिस्क में मास दूर तो है ही, साथ ही साथ नजदीक भी है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर मास नजदीक रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, जितना मास ज्यादा दूर रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा। क्लियर है यहां तक, इसमें कुछ डाउट है? तो अब इसके दो शेप है जो इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है,
देखो कैसे। तो नेक्स्ट शेप है हमारा सिलेंडर, और सिलेंडर में भी दो रहने वाले हैं। कौन से? सिलेंडर में दो शेप होने वाले हैं। एक रहेगा आपका हॉलो सिलेंडर। अब जब भी मैं हॉलो का एग्जांपल देता हूं तो मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूं कि आपका स्कल हॉलो है या सॉलिड है? अगर आप बोल रहे हैं सॉलिड, मतलब अंदर कुछ चीज रखी नहीं जा सकती है। सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ है स्कल, तो पूरा भरा हुआ है क्या स्कल? अंदर से स्कल खाली है, इसीलिए क्या रखा हुआ है अंदर? अंदर दिमाग है, स्कल में आइस फिट है, बहुत सारे दांत फिट है, सब चीजें फिट है। ठीक है, तो आपका स्कल हॉलो है। हॉलो मतलब अंदर से खोखला है, खाली है। ठीक है, तो और एक रहेगा दूसरा सॉलिड। अब ये देखो, ये डायग्राम बना लेते हैं हम जल्दी से। तो ये डायग्राम बना लेते हैं और ये डायग्राम को लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये कौन सा शेप बन गया? ये सिलेंडर बन गया। अब देखो इसकी एक्सिस कैसे होने वाली है। अच्छा ठीक है, तो चलो इसकी एक्सिस देख लेते हैं किधर है। तो इसकी एक्सिस इधर है बीच में। ठीक है, इसकी एक्सिस कुछ ऐसे होने वाली है और ये एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है। तो अब ये हॉलो सिलेंडर है, मतलब इसमें मास कहां पे है? तो ये हॉलो सिलेंडर में मास सिर्फ इसके बॉर्डर पे है, इसके सरफेस पे है। तो इसमें डेंसिटी कौन सी लगेगी? एरियल डेंसिटी लगने वाली है इसमें। और एक बात बताओ मेरे को, ये जो डिस्टेंस है यहां से एक्सिस से इसका डिस्टेंस, फिर उसके बाद एक्सिस से इसका डिस्टेंस, तो ये सब मैं जो छोटे छोटे मास लूंगा डीएम मासेस, तो इन सबका डिस्टेंस इस एक्सिस से सेम होने वाला है। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो ये आर आपका हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ये आर आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो यहां पे मैं इसको कैपिटल आर लिख लेता हूं। तो आर कांस्टेंट है तो हर बार, तो क्या आंसर आएगा? और इसका आंसर, तो आ गया आपका आंसर। तो इसका आंसर किसके जैसा आया? रिंग जैसा। तो ये देखो, हम ये ऐसा भी इसको अज्यूम कर सकते हैं। कैसा? कुछ ऐसा कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये रिंग से मिलकर ही बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हमने क्या किए, इसमें रिंग्स लगाते गए ऐसे, इसमें ऐसे रिंग्स लगाते गए लगाते गए लगाते गए, तो ऐसा पूरा रिंग्स भर दिए, तो वो स्ट्रक्चर कौन सा बन गया। और ये नॉर्मली आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा, जो आपके बैंगल्स जब आप खरीदने जाते तो वो एक बैंगल एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे होते हैं और वो पूरा बंच बनाए थे। तो बंच कौन से शेप का दिखता है? सिलेंडर। और वो सिलेंडर अंदर से खाली है, तो यही सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर का आंसर किसके जैसा आया? रिंग जैसा। अब मेरे को बताओ सॉलिड सिलेंडर का किसके जैसा आएगा? डिस्क जैसा। इसका परफेक्ट एग्जांपल है कॉइन्स। आप 10-10 के सिक्के ले लो, कॉइन्स ले लो, एक के ऊपर एक रखते जाओ, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? सॉलिड सिलेंडर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो उसका आंसर डिस्क जैसे आएगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू कितना? mr²/2। अगर हम रिंग को आधा कट कर देंगे तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? क्या रेडियस चेंज होगा? नहीं, तो फिर मास चेंज होगा। सिर्फ कितना मास हो जाएगा? m/2। अब ये अगर मैं ऐसे बोलूं कि 1/4 हो गया, 1/6 हो गया, तो आप मास को भी उससे ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं बोलूं कि मैंने 1/4 रिंग ले लिया तो मास भी कितना हो जाएगा? m/4। लेकिन अगर कुछ एंगल दे दिया तो क्या करेंगे? अब मान लो ऐसे दे दिया है कि अ रिंग इज कट सच दैट द एंगल डिस्क्राइब्ड इज 60 डिग्री। तो उसने बोला है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ऐसे कुछ बोला है। तो यहां पे देखो मैं डायग्राम बना लेता हूं इसका और डिस्कस करते हैं फिर। तो यहां पे हमको दिया है रिंग ऐसा कुछ है और ये रिंग को हमने ऐसा कट किया है कि इसका यहां से एक सेक्टर बन गया है और ये सेक्टर कुछ ऐसा बना। अब इतना ही पार्ट है हमारे पास, बाकी हमारे पास अब रिंग है ही नहीं, इतना ही पार्ट बचा हुआ है। तो इतना ही जो पार्ट बचा हुआ है ये, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और यहां पे आपको ये एंगल दे दिया है, कितना एंगल? ये 60 डिग्री।
अगर मैं इसको ऐसे बना के बताऊं ऊपर से, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये रिंग है और ये रिंग में हमने क्या करे, इसका सिर्फ कुछ पार्ट लिए। कितना पार्ट लिए? 60 डिग्री का पार्ट ले लिए। मतलब यहां पे एक है और दूसरा है यहां पे कुछ ऐसा। तो अब हमारे पास कितना रिंग है? सिर्फ इतना, सिर्फ ये पार्ट है हमारे पास, ये बाकी का पार्ट हमारे पास है ही नहीं। तो सिर्फ इतने रिंग का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फिर से यहां पे रेडियस तो चेंज नहीं होने वाला है, इसका मास निकालना है। तो यहां देखो, अगर हमको एक पार्ट दिया, सिर्फ एक कर्व दिया, लेकिन एंगल दे दिया, तो वो एंगल से हम उसका लेंथ भी निकाल सकते हैं और उसका मास भी निकाल सकते हैं। हमको बोला है पूरे रिंग का मास है m, तो इतने रिंग का मास कितना? तो यहां पे m/2 नहीं आएगा। अब देखो कैसे आएगा ये। अगर ये एंगल डिग्री में दिया है तो हम डिग्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियन में दिया तो रेडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें मास के लिए ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा, मास ऑफ रिंग जो बचा हुआ है वो रहेगा θ/360 इंटू टोटल मास। ऐसा कुछ आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला वैलिड भी है। देखो, अगर हाफ रिंग रहा तो एंगल कितना? 180 डिग्री। अगर फुल रिंग रहा तो एंगल कितना? 360 डिग्री। तो अगर फुल रिंग है तो 360/361, तो टोटल मास ही आ जाएगा। अब यहां पे एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री, तो इसका मास कितना आ जाएगा? 60/360 इंटू टोटल मास। तो ये टोटल मास बाय 6 आंसर आ जाएगा। इसको मैं लिख लूंगा m/6, m टोटल बाय 6। क्लियर है यहाँ पे? और अगर रेडियन में दिया तो क्या करेंगे? यहाँ पे मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पे आएगा θ/360 रेडियन में कितना? 2π। ये आ जाएगा इसका मास ऑफ टोटल मास। ये ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। यही चीज आप रिंग में लगा सकते हैं, यही चीज आप डिस्क में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर डिस्क को कुछ पार्ट्स में कट कर दिया है और बोला है आप एक पार्ट का निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप सेम फॉर्मूले से निकालेंगे। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि अ डिस्क is cut into 6 equal parts diametrically, find the moment of inertia of one part। मतलब अब हमने डिस्क को कितने पार्ट्स में कट करे? 6 पार्ट्स में। तो देखो, हमने ऐसे कुछ कट किए, तो पहले डिस्क बना लेते हैं यहां पे। तो एक डिस्क आपको दिया गया है कुछ ऐसा। अब ये डिस्क है आपका, कहां गया? ये आपका डिस्क है। अब ये डिस्क में हमने इसके कितने पार्ट्स कर दिए? 6 पार्ट्स कर दिए। तो हमने एक पार्ट ऐसे किए। अभी कितने हिस्से हो गए इसके? 2 हिस्से हो गए। अब देखो, यहां पे हम इसके और जो हिस्से करने वाले हैं वो कैसे रहेंगे? तो एक हिस्सा ऐसे कर दिया हमने। तो अब एक यहां पे ऐसे कुछ 2 एक्सिस में हमने कट कर लिया। अब सिर्फ 2 में नहीं करना है, कितने पीसेस करना है? 6 पीसेस। तो ये लाइन को भी ऐसा नहीं रख सकते हम, ये लाइन को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। ये लाइन को थोड़ा ऐसा चेंज कर लेते हैं और ऐसे एक दूसरी लाइन बना लेंगे कुछ ऐसे। तो यहां पे अब कितने पीसेस हो गए इसके? 6 पीसेस। अब मेरे को बताओ, एक पीस का यहां एंगल कितना? 60 डिग्री रहेगा। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वन डिस्क इज कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन पार्ट ऑफ दिस डिस्क या वन पार्ट ऑफ दिस रिंग। तो उसमें मास कितना हो जाएगा? m/6, जो हमने अभी सॉल्व किया वैसे ही। अब यहां पे मैंने आपको 60 डिग्री का एग्जांपल दिया। अब एंगल कुछ भी रखो, बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो रिंग और डिस्क देखे, इसके बीच में भी एक स्ट्रक्चर बनता है। तो यहां देखो, मैं उसका डायग्राम बना लेता हूं पहले कि उसके बीच में कैसा स्ट्रक्चर बनता है रिंग और डिस्क के बीच में। तो ये एक आपके पास आपका क्या है? ये आपका डिस्क है, ठीक है। इसमें रेडियस भी बना लेते हैं। अच्छा, चलो, तो ये आपका एक डिस्क हो गया। अब देखो, यहां पे मैं एक और स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। तो यहां पे अब इतना पार्ट हमने कट कर लिया इसमें। तो हम कट देखो कैसे करने वाले। अब हो गया, ये ऐसे कट कर लिया हमने पार्ट अभी। अब ये देखो, यहां पे क्या हुआ, इसका भी रेडियस बना लेते हैं। आगे रेडियस, ये देखो, अब यहां पे ये बीच का पार्ट गायब हो गया है। अब ना ये रिंग है ना ये डिस्क है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थिक रिंग। रिंग है लेकिन बहुत मोटी रिंग है ये, ठीक है। तो ये रिंग है। अब यहां पे ये रेडियस, जो अंदर का रेडियस है, उसको हम मान लेंगे कुछ। तो ये रेडियस है आपका R1। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, ये रेडियस है आपका R1। और ये जो बाहर का रेडियस है उसको भी कुछ नाम देते हैं। तो यहां से यहां तक रेडियस है आपका
R2, ठीक है। तो ये रेडियस है आपका R2। अब यहां पे ये जो रेडियसेस आ गए, अब आपको निकालना है ये जो इतना हिस्सा है व्हाइट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, कितना आया था mr²/2, लेकिन यहां पे आप पूरे डिस्क का मास है क्या, नहीं, अब आपको ये डिस्क का मास निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाए थे हमने डिस्क का, हमने लिखा था I = इंटीग्रेशन dm × r²। फिर यहां पे dm कैसे निकाले थे, सिग्मा से, एरियल डेंसिटी से। तो वो क्या आया था, सिग्मा = मास अपॉन एरिया। तो एरिया कितना है इसका, अब इसका एरिया बताओ, ये व्हाइट हिस्से का एरिया, द एरिया ऑफ दिस व्हाइट स्ट्रक्चर πr2² में से πr1² निकाल दिया, तो मैं इसका एरिया लिखूंगा πr2² माइनस πr1²। ये क्लियर है क्या, अब ये तो हो गया। अब ये सिग्मा को हम फिर से dm/da लिखने वाले हैं, तो वो तो एज इट इज पहले जैसे लिखा था ऐसे लिखेंगे। क्या लिखा था हमने इसको, 2dm/2πr/dr, ऐसे हमने कल लिखा था, ठीक है। वही स्ट्रक्चर यहां लिखने वाले, सेम ऐसे ही। अब देखो आगे क्या होने वाला है, अब आगे इंटीग्रेशन में dm की वैल्यू यहां से निकाल के हम पुट कर देंगे। तो dm की वैल्यू क्या आएंगी, dm = सिग्मा × 2πr/dr, ये उठाकर यहां रख दो। अब लिमिट्स कहां से कहां तक लगेंगे इसके, तो लिमिट्स अब 0 से नहीं शुरू होगा, ये यहां से शुरू होगा, R1 to R2 आएंगे लिमिट्स। तो ये देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, I = इंटीग्रेशन R1 to R2। आगे यहां पे dm की जगह ये इसको यहां पे दो, ये लिख दिया हमने यहां पे सिग्मा × 2πr/dr। ये तो हो गया ये dm की वैल्यू, साथ में कौन है, R²। सिग्मा की जगह ये वैल्यू पुट कर देना है, ये वाली, तो कर दो पुट ये वाली वैल्यू। देखो कुछ ऐसे आएगा आंसर, तो यहां पे आएगा I = और ये सिग्मा में सबका सब देखो कांस्टेंट है यहां पे, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहां पे आएगा ये कुछ बाहर ऐसा m/πr2, इसमें से पाई कॉमन निकाल लू, क्या बचेगा, R2² माइनस R1²। और इसमें R की फैमिली का चाहिए हमको, तो R की फैमिली का ये है, तो ये 2π भी बाहर, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 2π। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, R × R², R3। क्या हमको R3 का इंटीग्रेशन आता है, बिल्कुल आता है। और यहां से पाए कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, m/R2² माइनस R1²। और इसका इंटीग्रेशन R⁴/4, और ये 2 भी इधर बचा, ठीक है। तो इसका लिमिट्स लगाना है आपको R1 से लेके R2 तक। अब ये इंटीग्रेशन को करो ट्राई, देखो क्या आता है आंसर इसका, किसको पूरे को। तो अब यहां पे हमको बस लिमिट्स लगाना है, तो लगा दो लिमिट्स, पहले R की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर R की जगह लोअर लिमिट। तो ये देखो कुछ ऐसे आंसर आएगा, 2m/, ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, R2² माइनस R1²। अब यहां पे अपर लिमिट लगाओ, R2⁴ माइनस R1⁴ डिवाइड बाय 4 एज इट इज। अब ये पहले कर लेता हूं मैं, 2 1 2 2 जा, ठीक है। अब यहां जो बचा ये, अब मैं इसको एक स्पेशल तरीके से लिखने वाला हूं, वो ध्यान से देख लो कैसे लिखने वाला हूं मैं। तो ये बचा m, अब ये 2 यहां लिख लेता हूं मैं, m/2 R2² माइनस R1²। क्या ये पावर 4 है, तो पावर 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं। तो अब मैं देखो इसको कैसे लिख रहा हूं, R2 का स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा R1 के स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब ये मेरे पास आ गया उस फॉर्म में, A² माइनस B²। क्या फॉर्मूला है इसका, A + B × A - B। अब A की जगह मेरे पास R2² है और B की जगह R1² है, तो अब देखो आंसर कैसे आएगा, m/2 R2²। ये तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहां चेंजेस होने वाले हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा R2² माइनस R1², A - B × A + B। तो ऐसे कुछ आंसर आने वाला है। अब क्या कैंसिल होने वाला है, R2² माइनस R1² कैंसिल, जो बचा वो आंसर है आपका। तो क्या बचा इसमें, m/2 R2² प्लस R1²। तो ये आपका आंसर है। नहीं, ये पावर 4 है ना, और नीचे पावर 2 है, तो ये सब्सट्रैक्शन में,
अगर मल्टीप्लीकेशन में होता तो कुछ हद तक कर भी सकते थे हम, अगर यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन होता तो पावर कट कर सकते थे, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन है इसलिए हम आंसर इसमें कट पावर नहीं कर सकते। और ये शायद आया भी था किसी का आंसर m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, ये खाली यहाँ पे साइन का मसला आया था, ये आया था आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो गुड, जिसका भी आया था आंसर। तो चलो ये क्लियर है, लिख लो यहां तक जल्दी से। तो अब नेक्स्ट शेप हम आने वाले 3D शेप्स पर, और 3D पे कभी हमने दो शेप तो कर ही लिए। कौन सा? सिलेंडर में दो किए हमने, एक हॉलो और दूसरा सॉलिड। तो जैसा हमने यहां किए सेम केस आने वाला है सिलेंडर के लिए भी। तो अब देखो हमने यहां पर जो बनाए थे थिक रिंग, तो वैसे ही सिलेंडर में भी थिक हॉलो सिलेंडर बनाएंगे हम। अब थिक हॉलो सिलेंडर कैसे बनेगा देख लो। तो यहां पे आपका थिक हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसे बनने वाला है, तो ये देख लो यहां पे। तो ये एक ऐसा आपका रिंग है, ये तो आपका आ गया मान लो हॉलो सिलेंडर है। अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं, या फिर सॉलिड सिलेंडर में से बीच में से कुछ हिस्सा कट करके बाजू में रख दे रहे हैं हम सॉलिड सिलेंडर में से। अब ये देखो कितना हिस्सा मैं कट कर रहा हूं वो ध्यान से देख लो कैसे। तो ये जो अंदर का रेड सिलेंडर है वो हमने सॉलिड सिलेंडर में से कट करके बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो अब ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, फिर से इसमें भी वही केस होने वाला है। पहले मैं एक्सिस बना लेता हूं इसमें, तो इसकी एक्सिस कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये एक्सिस से पहले डिस्टेंस बना लेते हैं। तो ये यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल दूंगा, ये आपका डिस्टेंस r1। अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या नाम देंगे फिर, r2। तो इसमें भी सिमिलर वैसे ही केस बन गया, तो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सिमिलर वैसे ही आने वाला है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, वैसे ही सिमिलर m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, बिल्कुल वैसे आने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्योंकि हमने कल देखा था कि जैसे रिंग का था वैसे ही किसका आ रहा था, हॉलो सिलेंडर, जो मैंने बैंगल्स का चूड़ियों का एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है, और जैसा सॉलिड सिलेंडर का था वैसे ही किसका था, डिस्क का था वैसे ही। ठीक है, तो इसमें भी सेम वैसे ही फॉर्मूला आने वाला है। क्लियर है यहां तक?